हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केम अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको कंटिन्यू करेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट की हमने बात तो अभी तक नहीं की है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, है ना। और साथ में देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस होती हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, उनको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी उनकी एप्लीकेशंस की, कि उनका यूज करके हम कैसे पता करते हैं कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल्स होते हैं। या फिर आप बोलो कि जो कोई कंपाउंड अपने पास है तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी या बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ये सब कैसे कंपेयर करते हैं वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सेशन को आपको एंड तक देखना है, और कहीं पे यदि कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा, कि रिएक्शंस होती क्या है ना। तो सबसे पहले आता है, देखो, रिएक्शंस की जब हम बात करेंगे तो बॉन्ड क्लीवेज इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, है ना। इसका मतलब क्या है, जब कोई भी रिएक्शंस होती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो पहले से बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ब्रेक होगा, और नए मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो तो कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं। देखो, जैसे अपने पास हमने रिएक्शन कराई ए और बी की, किसके साथ, सपोज हमने करा दी किसी सी के साथ, तो होगा क्या, ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और सी के बीच का, ए और सी के बीच बॉन्ड बन जाएगा, है ना। ए सी के बीच में बॉन्ड बन गया और ए बी के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। तो ए सी अपना ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कुछ इस तरीके से कोई भी जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होते हैं, जो पुराने बॉन्ड हैं, पहले से जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड आपके फॉर्म होते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस में। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि कितने टाइप से हम बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, दो तरीके अपने पास होते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक। और एक होता है आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, देखो, कि जब, अच्छा, ये किस टाइप के मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, पहले नंबर तो हमें वो देखना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है ना, लगभग। जैसे हम फॉर एग्जांपल आपको बोलें तो, जैसे अपने पास सपोज Cl2 मॉलिक्यूल है, दोनों Cl ही हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा इस मॉलिक्यूल में वो जीरो होगा, है ना, क्योंकि दोनों ही Cl हैं। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, Cl पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे Cl पे एक और इलेक्ट्रॉन। ये डॉट क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या बनते हैं, आपके फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक। क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था नहीं, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इनने बॉन्ड बनाया था वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग अलग हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने किससे दिखा दिया, डॉट से। इनको क्या बोलते हैं हम, फ्री रेडिकल। इसी तरीके से जब हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात करेंगे तो आपको ये समझना है, देखो, जैसे हमने आपको दे दिया सपोज, है ना, सपोज आपको हमने दे दिया कुछ इस तरीके से, आप ऐसे ले सकते हो कुछ भी। सपोज हमने CH3Cl दे दिया, ठीक। अब आपको पता है CH3Cl में कार्बन और Cl, तो कार्बन और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो Cl लेके चला जाएगा। तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो, CH3 पे आ जाएगा प्लस और Cl पे आ जाएगा माइनस। Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा थी। तो जो यहाँ पे कार्बन पे प्लस बनाया ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन पे प्लस चार्ज, तो कार्बोकैटायन, कैटायन प्लस को बोलते हैं हम। और कार्बो किसकी वजह से आ गया, जब प्लस चार्ज कार्बन पे होगा ना तो कार्बोकैटायन। सिमिलरली किसी मॉलिक्यूल्स में ए माइनस भी आ सकता है कार्बन पे, तो जब माइनस चार्ज होगा कार्बन के ऊपर तो उसको बोलोगे आप कार्बो एनायन। तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन,
है ना। ये क्या होते हैं अपने, ये होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जो किसी रिएक्शन के बीच में बनते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो रिएक्शन के बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स ये बनेंगे, इनको बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये बहुत ही क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जो ये कार्बोकैटायन हो गया, रेडिकल्स हो गए, ये सब के सब अपने क्या हैं, ये होते हैं इंटरमीडिएट। ठीक। इंटरमीडिएट कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं जनरली। अनस्टेबल होते हैं तो क्या होगा इनका, अनस्टेबल है तो ये जल्दी से रिएक्शन करके फिर क्या बना देंगे, प्रोडक्ट को बना लेते हैं, राइट। तो कोई भी रिएक्शन जब हम करेंगे ना, तो हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि जो इंटरमीडिएट बना है वो स्टेबल है कि नहीं। क्योंकि जब वो स्टेबल होगा तभी बनेगा, और यदि स्टेबल नहीं है तो फिर रिएक्शन में नहीं बनेगा। तो इसकी बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट रिएक्शन में हमें मिलेगा। इसलिए ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेगा, राइट। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटरमीडिएट के बारे में थोड़ा डिटेल से, है ना। सॉरी ऑल ऑफ यू। राइट, देखो। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने बात की कि अपने पास तीन हो गए। पहले हम आपको यहाँ पर दे देते हैं फ्री रेडिकल। ठीक। दूसरा अपने पास कौन सा आ गया था, कार्बोकैटायन। और तीसरा अपने पास क्या हो जाएगा, कार्बेनाइन। ठीक। जैसे कार्बोकैटायन बनेगा ना, वैसे ही कार्बोएनायन भी बन सकता है, राइट। जैसे हमने कहा ना, जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसको नाम दोगे आप कार्बोकैटायन। और जब कार्बन पे कैसा आ जाए, माइनस चार्ज, तो उसको हम नाम देंगे कार्बोएनायन, ठीक है, राइट। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल से। देखो, इसको हम जैसे एग्जाम्पल आपको दे दें कि हमने मान लिया कि ये बन गया सपोज CH3 पे डॉट, ऐसा बन गया एक रेडिकल। ठीक। कार्बोकैटायन का हमने सपोज आपको एग्जाम्पल दे दिया कि एक तो ऐसा हो सकता है CH3 प्लस हो सकता है। देखो, कैटायन में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्लस चार्ज, रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसा बन सकता है। आपका ऐसा भी बन सकता है, डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में भी तो आ सकता है ना कार्बन पे प्लस, तो ये भी हो सकता है। कार्बेनाइन क्या होगा, तो कार्बेनाइन आपका हो सकता है जैसे, अब इसमें क्या आने वाला है, देखो माइनस चार्ज, तो CH3 माइनस आप ले सकते हो, इस तरीके से, राइट। अब आप यहाँ पे समझना, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, वो हमें थोड़ा सा देखना है इनके स्ट्रक्चर से। तो जब हम CH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो आप। ठीक। और जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहाँ पे बैठा होगा, बैक एंड पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल बना दिया, एक वो इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दिया हमने, राइट। तो ये हो गया CH3 रेडिकल का स्ट्रक्चर। दूसरा बनाते हैं CH3 प्लस का। तो प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसके पास क्या रहेगा, एक बैक एंड ऑर्बिटल रहेगा, इस तरीके से। अच्छा, इसका बनाओ यदि आप डबल बॉन्ड वाले का, तो इसका कुछ आप ऐसे बना दोगे, देखो, है ना। इसका कुछ देखो, एक एच यहाँ पे रहेगा, डबल बॉन्ड, एक आपका CH2 रहेगा, और प्लस चार्ज है तो एक तो यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, है ना। प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, तो ऐसा इसका बन गया। क्यों बना रहे हैं हमें, आपको बताने वाले हैं अभी, है ना। अच्छा, CH3 माइनस का जब आप बनाओगे तो ये आपका ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका ये माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से आ जाएंगे, राइट, उस ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। ठीक। अब समझो आप, हमें सबसे पहले क्या करना है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन का पता करना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इनमें है, ठीक है ना। तो जब आप इसमें देखो, तो हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो, कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसके पास, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आपको 3 ऑर्बिटल मिक्स कर देने हैं। 3 ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये, sp2। तो रेडिकल में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2। यहाँ पे प्लस चार्ज था इसलिए इस पे क्या है, बैक एंड ऑर्बिटल। अब आप देखो इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन में क्या होगा, देखो ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड है ना। और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो सकता है, हाइब्रिडेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा sp, राइट। और इसमें तो आपको पता ही है, देखो लॉन पेयर को भी काउंट करते हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और साथ में क्या है अपना 1 लॉन पेयर है। तो टोटल आप मिलाओगे तो 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3।
तो याद रखना, रेडिकल में होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकैटायन में आपका sp2 और sp दोनों हो सकते हैं, और कार्बोएनायन में आपका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। चलो इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसने 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इसके ऑर्बिटल में है, तो आपका टोटल हो गया इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कार्बोकैटायन में यदि आप देखो तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, पी ऑर्बिटल तो खाली है, तो 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे देखो, 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक लॉन पेयर के फॉर्म में है, तो टोटल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन है, सबके सब पेयर्ड होंगे, है ना, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है क्योंकि इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा ये आपका, डायमैग्नेटिक। ठीक। अच्छा, इसमें देखो रेडिकल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक सिंगल रहेगा, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो आप सब समझते ही हो। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनको आप यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो उसके साइड अट्रैक्ट होंगे। और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उससे वो रिपेल होंगे, तो वो होते हैं आपके डायमैग्नेटिक, राइट। तो कार्बोकैटायन कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। फ्री रेडिकल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और कार्बो एनायन कैसा होगा, कार्बोनाइन, तो आप इसको भी बोल सकते हो कि डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें भी सबके सब कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो इतना तो समझ गए आप, राइट। तो इतनी चीजें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है कि फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक। अच्छा, फ्री रेडिकल sp3 भी हो सकता है क्योंकि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना वो आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी जा सकता है, तो आपसे यदि कोई sp3 पूछे ना तो sp3 भी आप बोल सकते हो। तो या तो sp2 या फिर sp3 होगा फ्री रेडिकल में, जनरली sp2 होता है, ठीक। और कार्बोकैटायन sp2 और sp हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमैग्नेटिक होता है। कार्बोनाइन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और डायमैग्नेटिक होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, रिएक्शन इंटरमीडिएट की, जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम इनकी स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, वो सारी चीजें अभी हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। तो आपको इसी तरीके से नोट डाउन कर लेने हैं, है ना, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, तो किसी के पास खाली ऑर्बिटल है तो किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और आप बोल सकते हो अनस्टेबल होते हैं। तो जैसे ही अभिक्रिया में आपके किसी भी रिएक्शन में आपके बनेंगे, तुरंत आपकी रिएक्शन आगे हो जाएगी और प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं, हम बात करने वाले हैं अभी इसकी एप्लीकेशंस की, है ना, जिनकी जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने देखे थे ना उनकी एप्लीकेशंस। तो कुछ बेसिक सी एप्लीकेशन है देखो। सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना, जो अभी अभी हमने देखा कि कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन जो बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, पहले वो हम समझेंगे। तो उसके बाद एल्किन्स की स्टेबिलिटी देखना समझेंगे, बॉन्ड लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी पे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रैंड, बेसिक स्ट्रैंड, और लास्ट में डाइपोल मोमेंट। तो ये सारे इसकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उन्हीं की ये क्या है, एप्लीकेशंस आपकी हैं। तो इन्हीं को हमें आज डिटेल में डिस्कस करना है। तो सिंपल सा है, क्वेश्चंस 100% आते हैं आपके एग्जाम में, तो समझते हैं इनकी एप्लीकेशंस को वन बाय वन। सबसे पहला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, आप समझना यहाँ पे। तो देखो ये जो ऑर्डर हमने दिया है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड ऑर्डर है जो आपको एज इट इज कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, बाकी जो अदर केसेस आएंगे उसमें कैसे दिखेंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे समझो, कार्बोकैटायन है, ठीक। तो जनरल आप क्या समझ सकते हो, देखो कार्बोकैटायन हमने आपको क्या बताया कि जिसपे आपका क्या होगा, प्लस चार्ज, है ना। कार्बोकैटायन में हमने बताया कि जिसपे क्या होता है, प्लस चार्ज, जैसे जनरली हमने क्या लिया, जनरली यदि आपसे बोले तो CH3 प्लस है। अब देखो है क्या इसके ऊपर, प्लस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यदि आप बोलो कि इस प्लस की जगह पे इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप आ जाए, कैसा ग्रुप आ जाए, जो आपका कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, EDG। यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ लग जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सके, यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस तो स्टेबल हो जाएगा ना,
तो जब भी कार्बोकैटायन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, वो उसको स्टेबल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कौन से? आप बोल सकते हो जैसे प्लस आई, जैसे प्लस आर, है ना, प्लस एच, ये वाले ग्रुप इसको क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे, और माइनस आई माइनस आर वाले इसको अनस्टेबल कर देंगे। राइट? इतना तो समझ आया आपको? तो एक चीज आपको सीधा नोट डाउन करनी है कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, एक इसकी हमने बात की अभी, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है। आज थोड़ा ये मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप, है ना, समझना, कहीं यदि कोई वर्ड समझना है तो आप पूछ लेना, हाँ। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होते हैं, प्लस आई वाले, प्लस आर वाले ग्रुप्स। जिसको नहीं पता कि प्लस आई प्लस आर क्या होता है, ऑलरेडी हमने आपको एक ऑर्डर दे रखा है लास्ट क्लास में, जाके आप एक बार वो वीडियो चेक कर सकते हो। राइट? अब आप यहाँ पे समझना ये ऑर्डर कैसे आया जो यहाँ पे दिया है आपके लिए। राइट? सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ट्रोपोलियम आयन हम बोलते हैं। ये कैसा है आपका, ये आपका एरोमेटिक होता है। ये भी जो आपका ये दोनों कंपाउंड, दूसरा वाला भी कैसा है आपका, एरोमेटिक। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेने हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं। यदि एरोमेटिक होगा ना, प्लस चार्ज की वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आएंगे जो एरोमेटिक हो गए। रिंग की साइज जैसे जैसे कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी कम। देखो पहली वाले में 7 मेंबर्ड रिंग है, दूसरे वाले में 3 मेंबर्ड रिंग है। तो 7 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, 3 से। तो ये कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। ये भी हम आपको सिखा चुके हैं कि कैसे पता करते हैं एरोमेटिक, है ना। अब इसके बाद आ गया ए वाला कार्बोकैटायन, और फिर ए, और फिर ए। इसका मतलब क्या है, देखो पीएच का मतलब होता है बेंजीन से। पीएच का मतलब किससे होता है, पीएच हम लिखते हैं बेंजीन के लिए शॉर्ट में। बेंजीन आपको पता ही है। अब देखो इससे क्यों स्टेबल हो जाएगा तो समझना आप। अपने पास कार्बन है, उसके साथ में इस तरीके से तीन तीन बेंजीन लगे रखे हैं। आप कैसे भी बना सकते हो, बॉन्ड दिखा के हमने एक बना दिया ताकि आपको ये समझ आए। और फिर क्या है, प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को देखो, स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिल रही है, बेंजीन की वजह से, क्योंकि बेंजीन के साथ ये क्या करेगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। इस प्लस आर की वजह से क्या है, स्टेबल। अब इसके साथ देखो, एक बेंजीन तो नीचे लगा है, एक ऊपर यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे भी लगा है। तो तीन तीन बेंजीन इस प्लस चार्ज को स्टेबल बना रहे हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल। दूसरे वाले में देखो केवल दो ही बेंजीन हो गए, तीसरे वाले में एक ही बेंजीन वाला ग्रुप रहा, तो ये और कम स्टेबल होता गया। तो जितने ज्यादा आपके प्लस आर या प्लस आई वाले ग्रुप लगे होंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी। ठीक। इसके बाद देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी पावर का ऑर्डर। रेजोनेंस सबसे पावरफुल होता है, ठीक। उसके बाद होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। तो आपको मॉलिक्यूल में देखना है, यदि किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और दूसरे वाले में है इंडक्टिव, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद इंडक्टिव। राइट? तो आपने देखा कि देखो, बेंजीन वाले में तो रेजोनेंस लग गया। अब यहाँ पे आप देखो एक बार फिर से चेक करना, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ए वाले CH3 से क्या लगेगा आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने आपको बताया था ना, अल्फा हाइड्रोजन्स देखोगे आप, तो ये इसमें क्या है आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन लग गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये आपका स्टेबल हो गया। ठीक। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक टर्सरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि 3 CH3 इससे जुड़े हुए हैं। तो टर्सरी कार्बोकैटायन आप याद रखना, बेंजाइल कार्बोकैटायन से अधिक क्या होगा, स्टेबल होगा। ये कौन सा है, बेंजाइलिक वाला है, हाँ। ठीक है ना। तो एरोमेटिक सबसे पहले, उसके बाद रेजोनेंस वाले, उसके बाद आपके हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। इस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम देखते हैं। एक जनरल ऑर्डर दिया है आपको, है ना, एक ही जगह पे। आगे का देखो ये रहा। तो आप देख सकते हो, टर्सरी से फिर आपका यहाँ पे कौन सा आ गया, टर्सरी के बाद जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल गया ये कौन सा, एलाइलिक। इसको कौन सा बोलते हैं हम, एलाइलिक। ये पोजीशन का नाम है ना। सो डोंट वरी, हम आप इसको बाद में भी देखेंगे फिर से। फिर ये आपका कौन सा आ गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपका 1 डिग्री। अच्छा, कैसे पता चल रहा है, देखो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके पास में देखो कितने CH3 जुड़े हैं, 2 है। कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, 2, तो सेकेंडरी। एक है तो प्राइमरी। तो ये मैथिल कैटायन हो गया। फिर ये आपको देखो, ए वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्यों, रीजन भी आपको आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था
कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। राइट। तो एस कैरेक्टर जब आप देखोगे तो sp3 फिर sp2 और sp, तो sp में सबसे ज्यादा होता है। तो जिस sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा आपका, तो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या रखना चाहेगा, माइनस चार्ज, ना कि प्लस। तो इस पे प्लस आ गया तो कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल आपका ये हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हमने देख ली यहाँ पे। राइट। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख ली। इसके बाद अब बात आती है किसके बारे में, कार्ब एनायन के बारे में। तो ध्यान रखना, एरोमेटिक, इसके बाद रेजोनेंस वाले, और उसके बाद आएंगे आपके हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। एक एक्सेप्शन कौन सा है, ये वाला, कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो बेंजाइलिक और आपका एलाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो अब का आपका। अच्छा, इसके बाद फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में आप देखोगे तो यहाँ पे बात आएगी सबसे पहले रेजोनेंस से ही। ठीक। जैसे ये रहा, देखो फिर से वही चीज है, पीएच है। तो पीएच यहाँ पे कितने हैं, 3 है। और फिर कार्बन रेडिकल है। तो वही है, देखो सेम है, कार्बन पे रेडिकल है और 3 3 यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, पीएच। है ना। 3 3 यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, पीएच। इस तरीके से वही चीज है जैसे आपकी कार्बोकैटायन की थी वैसे। क्योंकि इसमें भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इसमें भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स स्पेसीज है। तो ये आपका हो जाएगा कैसा, पैरामैग्नेटिक। और यदि आपका पैरामैग्नेटिक तो है और साथ में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के। है ना, सेम। अब यहाँ पे भी देखो बेंजीन के साथ एक रेजोनेंस में जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी जब सबसे ज्यादा किसकी, जब ज्यादा प्लस आर वाले लगे हैं। तो 3 3 पीएच है। इसमें फिर 2 हैं। फिर इसके बाद देखो आपका ये हो गया एलाइलिक वाला, फिर आपका बेंजाइलिक। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। फिर वही टर्सरी, ये टर्सरी वाला हो गया, ये सेकेंडरी वाला हो गया, ये प्राइमरी वाला। ठीक। और उसके बाद मेथिल रेडिकल तो सेम है जैसा आपका कार्बोकैटायन का था। राइट। उसके बाद कार्बेनाइन का आप देखो तो माइनस चार्ज वाले आएंगे यहाँ पे अब। तो कार्बेनाइन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो यहाँ पे हम यदि इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है ना। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से होते हैं आपके, माइनस आर या माइनस आई वाले। ठीक। माइनस आर माइनस आई ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन को कम करने वाले ग्रुप लगे होंगे तो उसको स्टेबल कर देंगे। राइट। तो इसलिए आप देखोगे, देखो यहाँ पे सिंपल सा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है NO2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है ना। फिर आपका CHO हो गया। इसके बाद देखो ये आपका एरोमेटिक वाला कंपाउंड आ गया, एक ऐसा हो गया, एरोमेटिक है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप देखने हैं कि कौन सा माइनस आर है, उसके बाद एरोमेटिक, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा लगा दोगे। राइट। तो इस तरीके से हम नॉर्मली चेक करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टेबिलिटी के केस में, प्लस आर प्लस आई वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसमें, कार्बोकैटायन और कार्ब फ्री रेडिकल में। और माइनस आर माइनस आई वाले ग्रुप से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्ब एनायन की। राइट। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स की। तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। जैसे कुछ हमने ऐसे बना दिया, एक ये एल्किन हमने दे दिया और एक आपको एल्किन हमने दे दिया, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आप समझो तो देखो, यहाँ पे एल्किन हो गया ए, इसके रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। सिमिलरली एल्किन ए हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ए अल्फा हो गया, ए भी अल्फा हो गया, ए भी अल्फा हो गया। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें देखो आप, इसमें कितने, 6, टोटल आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। राइट। तो अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे ज्यादा होते जाएंगे स्टेबिलिटी एल्किन की ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन आप बोल दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन्स, है ना, अल्फा हाइड्रोजन्स के। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आप देख के बोल दोगे ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा।
समझ आया ना आपको? तो स्टेबिलिटी जब भी पता करनी हो एल्किन की, अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लेना, जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सिंपल। हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। बॉन्ड लेंथ, इसको समझो थोड़ा सा। कुछ इस तरीके से हमने ये बना दिए आपके। सपोज हमने ये आपको दे दिया, ठीक है। तो होना क्या है देखो आपका, यदि हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा, कुछ इस तरीके से होगा। है ना? यदि हाइपर कॉन्जुगेशन आपको हमने सब बता दिया है ना, आप जाके देख सकते हो लास्ट क्लास में। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इस पे प्लस आएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गए। राइट। इस तरीके से ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आप सिंपल से समझ सकते हो। राइट। यदि आप यहाँ पे देखो तो क्या है, यहाँ पे आप देखो। पहले यहाँ पे यदि हम नाम दें, यहाँ पे क्या था आपका, ये सिंगल बॉन्ड, और ये था आपका डबल बॉन्ड। है ना? और यहाँ पे अभी देखो वो सिंगल वाला हो गया डबल, और ये हो गया सिंगल। तो यदि हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें किससे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। यदि हम इनको कंपेयर करें तो ये आप इसको, यदि हम वन बोले इसको सेकंड बोले, ठीक। इसको वन, इसको सेकंड बोले, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल सा हो जाएगा क्या, यहाँ पे कि जो सिंगल सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो जो फर्स्ट वाली बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल सिंगल से कम हो जाएगी, क्योंकि देखो पहले सिंगल था अभी डबल हो गया वो। और जो डबल बॉन्ड वाली है, डबल से वो सिंगल हुआ तो उससे थोड़ी सी ये ज्यादा आएगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है यहाँ पे, डिफरेंस हो जाती है, डिफर हो जाएगी, किस वजह से? क्योंकि जब आपका ये रेजोनेंस में जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, तो उस केस में सिंगल वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हम आज यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो भी बाकी के यहाँ पे बाकी बचे हुए हैं फैक्टर्स, और आपके जो एप्लीकेशंस इसकी बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। साथ में ही हम कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? आई होप सो ऑल क्लियर। आई एम एंडिंग नाउ। या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। आई होप सो ऑल क्लियर। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, राइट।